बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और मैंने आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे होमवर्क में पास पेपर्स के, जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम लोग ज़रा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है चांसेस ऑफ अकरेंस, जो परसेंटेज में आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है और डेसिमल में आ सकती है। फिर मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जब भी हमें किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक कॉइन की एग्जांपल कराई थी, फिर हमने एक डाइस की एग्जांपल करी थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है 0 से लेकर 1 तक। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी क्या होती है? 1 होती है। और अगर आप इसे परसेंटेज में देखो तो ये होगा 0% से लेकर 100% तक। फिर हमने एक बात डिस्कस करी थी, अगर किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अगर किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 होती है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी कि जब भी पेपर में एंड लिखा हुआ आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और लिखा आएगा तो हम लोग प्लस करेंगे। फिर हमने एक ये स्पिनर की एग्जांपल करी थी, फिर एक बेसिक एग्जांपल करी थी, इसमें एंड और किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं हमने ये सीखा था। और फिर एक विदाउट रिप्लेसमेंट की एग्जांपल करी थी। बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या था कि अगर आपने एक चीज़ एक बार बैग से निकाल ली है तो वापस अंदर नहीं जाएगी, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो कम हो रहा होगा। फिर हमने ट्री डायग्राम बनाना सीखा था और ट्री डायग्राम के रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए थे, काफ़ी सारे। और फिर हमने एक टेबल बनाना सीखा था कि अगर दो डाइस की बात हो रही हो तो हम सवाल सॉल्व करने से पहले हम एक टेबल बना लेंगे और फिर इस टेबल की मदद से हम लोग सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। आज हम देखते हैं इसके पास पेपर में सवाल किस तरह आते हैं। अच्छा, हमारे पास एक ये सवाल है 6 मार्क का। इसे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लू बीड्स। क्रिस टोक 3 बीड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। बेटा, 5 रेड हैं, 2 ब्लू हैं। क्रिस ने 3 बीड्स लिए विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? जब एक दफा एक चीज निकाल ली तो वापस अंदर नहीं जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ट्री शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड द प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ट्री डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 में पूछा है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर। ये पी क्यू आर ये ना, हमें इसकी वैल्यूज बतानी है। हम्म, अच्छा, रेड 5 थे और ब्लू 7 थे, तो ये 5/7 और 2/7 हो गया। अब जब पहली बॉल ब्लू आएगी तो ब्लू एक कम हो गई, तो अब हमारे पास एक ब्लू बचेगी और 5 रेड बचेंगी। तो देखो, यहाँ पे 5/6 हुआ है और यहाँ पे 1/6 हुआ है। और फिर रेड के बाद अगर यहाँ पे रेड पिक हुई तो यहाँ आते वक्त 4 हमारे पास रेड होंगी और एक ब्लू होंगी। तो देखो, रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पहले उसमें ब्लू आ चुकी है, तो हमारे पास ब्लू एक ही बची होगी और टोटल बॉल्स बची हुई होंगी 5। एक तरीका इसको करने का ये है। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी आपका ट्री होगा बेटा उसको टोटल करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखो, ये सब का सम जो है वो 1 आ रहा होगा, तो इनका भी 1 आना चाहिए। तो अगर ये 4/5 है और ये पी है, तो आप 1 में से 4/5 को माइनस करोगे तो भी 1/5 ही आ रहा होगा। तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? पी की वैल्यू आ गई 1/5। अब क्यू और आर देख लेते हैं। अब क्यू और आर में हम ये चीज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ना क्यू की वैल्यू पता है ना आर की वैल्यू पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये दोनों का सम जो है वो 1 होगा, तो कोई एक तो निकालना पड़ेगा। अब अगर हम लोग ये निकाल लें ब्लू की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 2/7 था, यहाँ पे हो गया 1/6। बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? पहली ब्लू आई, 2/7, एक कम हो गई तो फिर 1/6। और फिर आर पे आके यहाँ पे ब्लू क्या हो जाएगी? जब तीसरी बॉल आपको निकालनी होगी तो उसका आंसर क्या आ रहा होगा?
वो हो रहा होगा 0/5 विच इज 0। अब जाहिर है, अगर आपको 3 बॉलें निकालनी है, टोटल बॉल्स ही ब्लू 2 हैं, ब्लू हमारे पास हैं ही 2। तो जब पहले और दूसरे राउंड में ब्लू आ चुकी हैं, तो तीसरे उसमें तो ब्लू होंगी नहीं आपके अंदर, बैग के अंदर ब्लू तो बॉल्स होंगी ही नहीं। सिर्फ कौन सी बॉल्स होंगी, अब रेड बॉल्स होंगी। तो अब 5 में से 5 रेड हैं और 0/5 जो है वो ब्लू है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल था, मतलब हर राउंड के बाद एक डिनोमिनेटर तो कम होगा ही होगा। अब जब यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लू थी तो 2/7 हुआ, यहाँ आके हो गया ये 1/6। और फिर जब एक और ब्लू कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0/5। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई 0। इसी तरह आप देखो, रेड आपके पास थी 5 बॉलें, यहाँ पे हुआ 2/7, ब्लू आ गई। अब रेड 5 की 5 ही बची हुई हैं। फिर अगर आप वापस ब्लू ले लो, तो रेड 5 बचेंगे और टोटल डिनोमिनेटर में भी 5 हो जाएगा, तो 5/5 इज 1। बच्चों क्या ये क्लियर है, पी क्यू और आर की वैल्यूज? ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। बेटा ये लफ्ज कभी मिस नहीं करना। लोएस्ट टर्म्स का क्या मतलब है, आपको सिंप्लीफाई करना है। बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आंसर सही लिखते हैं लेकिन उसे सिंप्लीफाई नहीं करते, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रेड बीड्स वर टेकन। पार्ट ए में बोल रहे हैं 3 रेड बीड्स, मतलब पहली भी रेड, दूसरी भी रेड और तीसरी भी रेड। तो 5/7 इंटू 4/6 इंटू 3/5। इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार, फिर 4 2 जार, और ये बन गया 1। तो ऊपर बचा है हमारे पास 2 और नीचे बचा है हमारे पास 7। तो आंसर आ गया 2/7। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर जो आ रहा है वो लोएस्ट टर्म्स में आ रहा है। पहले अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो लोएस्ट टर्म्स में ही आ रहा होगा। पार्ट बी देखते हैं। फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लू एंड थर्ड रेड। पार्ट बी बोल रहे हैं रेड, फिर ब्लू और फिर रेड। तो रेड, फिर ब्लू, ये रहा, यूं आए ये रेड हुआ, यूं आए ये ब्लू हुआ और फिर यूं आए ये रेड हुआ। तो रेड ब्लू रेड, 5/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5। ये 5 और 5 कैंसिल, 2 1 जार 2 3 जार। आंसर क्या आ गया, 4/21। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। और पार्ट सी बोल रहा है 2 ऑफ द बीड्स वर रेड एंड 1 वॉज ब्लू। 2 वर रेड एंड 1 वॉज ब्लू। बेटा पार्ट बी और पार्ट सी में क्या फर्क है? कोई मुझे बता सकता है पार्ट बी और पार्ट सी में क्या फर्क है? पार्ट बी और पार्ट सी में क्या फर्क है? पार्ट बी और पार्ट सी में ऑर्डर का फर्क है। पार्ट बी में आपको एग्जामिनर ने ऑर्डर बताया हुआ था कि पहली रेड होनी चाहिए, दूसरी ब्लू होनी चाहिए और तीसरी रेड होनी चाहिए। लेकिन पार्ट सी में एग्जामिनर ने आपको ऑर्डर नहीं बताया, बस बोला है 2 रेड और 1 ब्लू हो। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे हम वो सारे बनाएंगे इसमें। तो पार्ट सी में मैं लिख रहा हूँ 2 रेड और 1 ब्लू का क्या मतलब हुआ, कि ये रेड रेड ब्लू भी हो सकता है, या फिर रेड ब्लू रेड भी हो सकता है, या फिर ब्लू रेड रेड भी हो सकता है। हमारे पास इसमें रेड रेड ब्लू रेड और ब्लू रेड रेड।
ये 3 आउटकम्स बनेंगे। और का क्या मतलब है? और का मतलब है हम लोग करेंगे प्लस। ठीक है। तो रेड रेड ब्लू की आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। रेड रेड और फिर ब्लू। अच्छा बच्चों, सबका आंसर जो है ना वो 4/21 ही आ रहा होगा। तो रेड रेड ब्लू का भी 4/21 आएगा। प्लस करेंगे रेड ब्लू रेड का भी 4/21 आएगा। प्लस करेंगे ब्लू रेड रेड का भी 4/21 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 12/21। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग ये आंसर लिख देंगे तो हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें आंसर देना है लोएस्ट टर्म्स में, तो हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 4 3 और 3 4 और 3 7। ये आपका आंसर आ चुका है, 4/7। बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल देख लें। इस सवाल में कोई मसला है किसी को? लास्ट 3 पार्ट्स में कोई इशू है? बेटा सब रिप्लाई करते हैं, सब एक्टिव हो जाओ थोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा ये देखो, आपके पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है जो हमने अभी लास्ट क्लास में ही सीखा था। अब फेयर 5 साइडेड स्पिनर इज नंबर्ड यूजिंग द प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 and 11. In a game, players spin it twice and add the two numbers obtained. Complete the possibility diagram. पहले ये डायग्राम कंप्लीट करनी है। सिर्फ वैल्यूज क्या हो रही हैं? वैल्यूज हो रही हैं प्लस। 2 + 2 4, 2 + 3 5। बाकी हम लोग बना लेंगे। 2 + 5 इज 7, 9, 2 + 11 इज 13। 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 5 8, 3 + 7 10, 3 + 11 14। फिर 7 9 10 12 लिखा हुआ है, 16 लिख देंगे। फिर 9 11 12 लिखा हुआ है, 14 और 18। और फिर 13 15 16 18 और 19। सिर्फ ये प्लस करने का हमें 1 मार्क दे दिया एग्जामिनर ने। फिर पार्ट 2 में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ द टू नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे हमारे पहला टॉपिक आ गया नंबर्स। नंबर्स हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने हैं? 5 प्राइम नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, ये 5 है, फिर ये 7 11 और 13। ठीक है, कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया? सॉरी, ये 10 होना चाहिए था। गलती से 11 लिख दिया था बच्चों। ये 10 है, 7 + 3 is 10। तो ये हमारे पास 3 और 3 6 आ रहे हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। और टोटल बेटा, टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम है हमारे पास 25। 5 10 15 20 और 25। तो आंसर क्या हो जाएगा पार्ट 1 का? 6/25। और पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको जब स्क्वायर करते हैं तो जो आंसर आते हैं वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 जो है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये सब आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लो, हमारे पास है 4 है, एक 9 है, 2, फिर एक और 9 है, 3 16 4, फिर ये एक और 9 है, 5, ये 16 है। तो यार ये बॉक्स ही गलत बन गया। ये 8 है यहाँ पे। सॉरी बच्चों, ये पता नहीं है, थोड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई थी। तो हमारे पास जो स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5।
कितने स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं? 5 स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/25। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 1/5। ये हमारे आ गए आंसर्स। बेटा ये सवाल देख लें, सवाल में किसी को मसला है? हाँ, वो एक नंबर गलत लिख दिया था, तो उस वजह से ये वाला भी गलत हो गया था। प्लस में गलती हो गई थी, बाकी ये तो सही आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 2 का पार्ट बी भी है। इन अनदर गेम, प्लेयर्स स्पिन इट ट्वाइस एंड मल्टीप्लाई द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड without drawing any other possibility diagram. Write down the probability that this product is a prime number. एग्जामिनर बोल रहा है अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उसमें से प्राइम नंबर्स कितने होंगे? तो बेटा इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कोई भी नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2 × 2 हो रहा है, 4 आ रहा है, तो 4/2 भी हो सकेगा। अगर 3 × 6 हो रहा है, तो 18 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आ रहा है वो उस नंबर से डिवाइड भी तो हो सकता होगा। तो कभी भी अगर आप किसी नंबर को, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका जो आंसर है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। A bag contains one red, one blue, and three green balls. Two balls are taken from the bag at random without replacement. The T diagram that represents these events is drawn below. 3/5, 1/5, 1/5। सही है। अब अगर ग्रीन के बाद वापस ग्रीन आ जाता है तो वो हो जाएगा 2/4। 2/4 को एग्जामिनर ने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है 1/2। ये एच की वैल्यूज बतानी है हमें। अच्छा बच्चों, हमें एक बात पता है कि इन तीनों का सम कितना होगा। कोई मुझे चैट बॉक्स में बताए कि ये 1/2 एच और ये एच, इन तीनों का सम कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। तो मुझे पता ही है, जब मुझे यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल दिया हुआ है तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले पार्ट में यही मांगा हुआ है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एच। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 1/2 +h+h = 1। 1/2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। h+h = 2h। 1 - 1/2 जो है वो 1/2 ही बचेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। h = 1/4। तो ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। h की वैल्यू आ गई है 1/4। ठीक है बच्चों, तीनों को प्लस करके =1 करा और h की वैल्यू निकाल ली। पार्ट बी में बोला है बोथ बॉल्स आर ग्रीन और बोथ बॉल्स आर ब्लू। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ग्रीन ग्रीन हो जाएगा 3/5 × 1/2। ब्लू तो एक ही है, तो दूसरी बॉल तो ब्लू हो ही नहीं सकती है, तो ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पहले ग्रीन ग्रीन निकाल लेते हैं। 3/5 × 1/2 विच इज 3/10। बच्चों आप ये पार्ट 2 समझो। एग्जामिनर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दो बॉलें निकालो, आप दोनों की दोनों ब्लू हैं, लेकिन आपके पास तो ब्लू बॉल है ही एक। तो क्या दो ब्लू बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो ही नहीं सकती है प्रोबेबिलिटी तो। जब एक बॉल ब्लू है तो दो बॉल ब्लू निकल ही नहीं सकती है बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर हो गया पार्ट 2 का 0। और पार्ट 3 में क्या बोला है? नीदर बॉल इज ग्रीन। कोई भी बॉल ग्रीन नहीं हो।
तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी क्लास में कि अगर किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वन में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। लेकिन नीदर बॉल में एक बॉल हो सकती है, तो ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नीदर बॉल इज ग्रीन का क्या मतलब है बेटा? एक भी बॉल ग्रीन ना हो। अगर एक भी बॉल ग्रीन नहीं होगी बेटा, तो या तो वो ब्लू होगी और रेड होगी, या फिर वो रेड होगी और ब्लू होगी। आपको इसको इस तरह निकालना पड़ेगा कि अगर आपको दोनों बॉलें ग्रीन नहीं चाहिए, अब अगर आप इस चीज को माइनस करोगे तो एक ग्रीन भी आ सकता है, लेकिन आपको जो है वो दोनों बॉलें ग्रीन नहीं चाहिए, तो आपको ट्री डायग्राम से देख के आंसर निकालना पड़ेगा कि अगर ग्रीन नहीं चाहिए तो ब्लू और रेड हो सकती है, या फिर रेड और ब्लू हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्लू रेड और रेड ब्लू। ब्लू रेड क्या हो जाएगा भाई? 1/5 × 1/4, और का मतलब प्लस, ये भी हो जाएगा 1/5 × 1/4। 1/20 + 1/20 इज इक्वल टू 2/20 विच इज 1/10। ये आ गया आप लोगों का आंसर। बेटा ये सवाल देख लो सुकून से, कोई मसला है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। इसी पार्ट में कोई मसला है? ठीक है, थोड़ी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टीना हैज टू फेयर नॉर्मल सिक्स साइडेड डाइस, वन इज रेड अदर इज ब्लू। शी थ्रोज बोथ ऑफ देम वंस। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ड्रॉ पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है। फाइंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स द प्रोबेबिलिटी दैट। बेटा हम लोग पॉसिबिलिटी डायग्राम के बगैर ये सवाल सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में एग्जामिनर बोल रहा है दो डाइस पे के, बोल रहे द रेड डाइस शोज अ 2 एंड द ब्लू डाइस डज नॉट शो अ 2। बेटा कोई मुझे बता सकता है कि रेड डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चों रेड डाइस में ब्लू आने रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या हो गया यार तुम लोगों को? बेटा डाइस में 6 ऑप्शन होते हैं, एग्जाम्पल क्लास में भी कराई थी, और 2 हमारे पास एक है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। और ब्लू डाइस में रेड 2 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 नंबर है, 2 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डज नॉट शो अ 2, इसकी हो जाएगी 5/6। और आंसर आ जाएगा 5/36। क्या हो गया यार तुम लोग पिछली क्लास से भूल गए हो? एक डाइस में एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/6 विच इज 5/6। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। पार्ट 2 देखते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर शोन इज इक्वल टू 5। आपका जो सम है वो आना चाहिए 5। तो 5 किस किस तरह आ सकता है बेटा? अगर आपका एक डाइस में 2 है रेड में, और ब्लू में 3 है, या फिर रेड में 3 है ब्लू में 2 है, या फिर रेड में 1 है ब्लू में 4 है, या फिर रेड में 4 है ब्लू में 1 है। ये चार ऑप्शनों से आपके पास 5 आ सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 2 रेड में आने की प्रोबेबिलिटी है 2, रेड में 2 आना चाहिए और ब्लू में 3 आना चाहिए। बच्चों अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। और ब्लू में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
3 आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/6। और का मतलब प्लस, सबके आंसर में 1/6 ही आ रहा होगा, क्योंकि हर डाइस में हर नंबर एक ही बार होता है, और टोटल ऑप्शन जो है वो हमारे पास होते हैं 6। तो ये आ गया 1/36 प्लस 1/36 विच इज 4/36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/9। ये आ गया आपका आंसर। बेटा पार्ट 3 यार आप लोग बता दो मुझे। वन डाइस शोज अ 3 एंड द अदर शोज अ इवन नंबर। बेटा एक डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेटा सब जवाब दे, मैं वेट कर रहा हूँ। एक डाइस में रेड 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 1/6। ठीक है बेटा, टोटल आपके पास 6 ऑप्शन होते हैं। 6 में से 3 जो है, 3 जो है वो एक ही ऑप्शन है ना। तो रेड में 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 मल्टीप्लाई बाय अदर शोज एन इवन नंबर। बेटा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये सही बताओ यार, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड, 3/6। हमारे पास 2, 4 और 6 तीन इवन नंबर है। या फिर और लिखेंगे बेटा, अब हो सकता है रेड में 3 आया हो और ब्लू में इवन नंबर आया हो। यहाँ पे एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया सवाल में। तो अगर ये रेड पे 3 आया है और ब्लू में इवन नंबर आया है, तो हो सकता है ब्लू में भी 3 है और रेड में इवन नंबर है। उल्टा भी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? 3/6 इंटू 1/6। दोनों के आंसर आ जाएंगे भाई। और का मतलब प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका फाइनल आंसर आएगा 1/6। बेटा ये सवाल देख लें, 1 मिनट दे रहा हूं। बच्चों इस सवाल में कोई मसला तो नहीं है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A bag contains red, green, and yellow pegs. A peg is taken at random from the bag. ठीक है। The probability that it is red is 0.35. The probability that it is green is 0.4. Find the probability that it is yellow. ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे पास तीन चीजें, रेड है, येलो है और ग्रीन है। तीन ऑप्शन है, उनमें से हमें दो की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बताई हुई है। और हमने क्या सीखा था प्रोबेबिलिटी के अंदर, कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे रेड प्लस ग्रीन प्लस येलो, इस तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए 1। अब रेड की 0.35 दी हुई है, ग्रीन की 0.4 दी हुई है, येलो की हमें नहीं दी हुई, लेकिन हमें पता है इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों यहाँ प्लस हो रहे हैं, वहां जाके हो जाएंगे माइनस।
y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 माइनस 0.35, y इज इक्वल टू 0.25। y की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, और ये हो गया पार्ट वन। पार्ट टू में पूछा है नॉट रेड। अगर रेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वन में से रेड के होने की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। रेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35। तो 1 माइनस 0.35 विच इज 0.65। ये हो गया हमारा पार्ट बी। पार्ट टू हो गया। पार्ट बी पे आ जाते हैं। ओरिजिनली देयर वर 16 ग्रीन पेग्स इन द बैग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेग्स। ग्रीन पेग्स थे बच्चों 16। हमसे एग्जाम में बोला टोटल नंबर ऑफ पेग्स खुद से बताओ। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी बच्चों। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी थी 0.4 और ग्रीन थे बैग में 16। हमसे बोला टोटल बॉल्स कितनी होंगी। टोटल बॉल्स तो हमें नहीं पता, टोटल पेग्स तो नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो क्या हम ये रेशियो मेथड से कर सकते हैं कि 0.4 प्रोबेबिलिटी पे 16 है, तो 1 प्रोबेबिलिटी पे कितना होगा? x होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 0.4। अब बच्चों ये P1 का सवाल है, तो हमने नंबर्स के अंदर पढ़ा था कि जब भी डेसिमल में डिवीजन हो रहा हो तो हम क्या करते हैं? हम टोपी बना देते हैं ऊपर और नीचे, और जब ये टोपी खाली होती है तो यहाँ जीरो आ जाता है। तो ये हो गया 160 अपॉन 4 विच इज 40। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, सब देख लें। बेटा किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। In a group of 8 students, there are 5 boys and 3 girls. 2 students are chosen at random. The tree diagram shows the possible outcomes and their probabilities. ठीक है, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। बच्चों 5/8 था। 5/8 में अगर यहाँ बॉय आया है तो बॉय एक कम हो जाएगा, 4/7। गर्ल्स उतनी रहेंगी। अब अगर पहली गर्ल आ गई 3/8, तो अब एक गर्ल कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/7। ठीक है, और 5, पहली गर्ल आई है तो बॉयज 5 के 5 बज गए, तो यहाँ आ जाएगा 5/7। और बेटा आप लोग चेक कैसे करोगे आप लोग का आंसर सही आया है? इन दोनों का सम जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, टी डायग्राम बन गया। एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। बेटा ये लफ्ज हमेशा देखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज आर चोजन। बेटा बॉय बॉय मतलब 5/8 इंटू 4/7। 4 1 जार 4 2 जार, यही सिंप्लीफाई कर लिया। 5 1 जार 5, 7 2 जार 14। ये आ गया आपका आंसर। एक मार्क और मिल गया। फिर बेटा अगला पार्ट क्या है? एटलीस्ट वन बॉय इज चूजन। बेटा कोई मुझे एटलीस्ट का मतलब बता सकता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का क्या मतलब है? बेटा एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम। मतलब 1 बॉय बोला हुआ है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों, लेकिन कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं? एक बॉय एक गर्ल, या फिर एक गर्ल एक बॉय,
और इसके बाद सबसे मेन जो बच्चे भूल जाते हैं वो होगा दोनों बॉयज। बेटा एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा तो जितने होने चाहे हो सकते हैं, तो हम लोग दोनों बॉयज की प्रोबेबिलिटी भी इसमें लेंगे। अब देख लेते हैं। बॉय गर्ल हो जाएगा 5/8 इंटू 3/7, प्लस गर्ल बॉय होगा 3/8 इंटू 5/7, और बॉय बॉय तो हमने यहाँ निकाल लिया था ऑलरेडी, ये तो हम यहीं से ले लेंगे 5/14। इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है पार्ट 1 में। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/56 प्लस 15/56 प्लस 5/14। अब बेटा P1 का सवाल है, तो अगर आप इसको, इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 15/56 प्लस 15/56 प्लस 20/56। ये हो जाएगा 15 + 15 इज 30, 30 + 20 इज 50, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/28, ये आएगा आपका आंसर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। बस ये इसमें नई चीज थी, एटलीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम। तो बॉय बॉय भी लेना जरूरी है। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के सबको प्लस कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। बेटा मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्री डायग्राम आप लोग कंप्लीट करो। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग पहले ट्री डायग्राम कंप्लीट करो, मैं 1 मिनट बाद ये सॉल्व करूंगा। अब बेटा इस टाइम पर आकर आपको ये ट्री डायग्राम सही बनाना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 6 रेड काउंटर्स हैं, 4 ब्लू काउंटर्स हैं, तो 6/10 होगा रेड, और 4/10 होगा ब्लू। अब पहली बॉल रेड आ गई तो रेड हो गया 5/9। अगर पहली बॉल रेड आ गई है मतलब ब्लू अभी भी 4 ही होंगी, तो ये हो जाएगा 4/9। अगर पहली बॉल ब्लू आई है तो अगली बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/9। अगर पहली बॉल ब्लू आई है इसका मतलब रेड 6 की 6 ही है, तो ये हो जाएगा 6/9। ये आ गए आपके आंसर्स। बेटा क्या आप लोग के आंसर सही आ रहे थे? चलो, अच्छी बात है। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का लफ्ज आ गया, सिंपलीफाई करेंगे एंड में।
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर द सेम कलर। बेटा बोथ काउंटर्स सेम कलर का क्या मतलब हुआ? रेड रेड भी हो सकता है और ब्लू ब्लू भी हो सकता है। रेड रेड और ब्लू ब्लू। तो रेड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/10 इंटू 5/9। और का मतलब प्लस 4/10 इंटू 3/9। ये हो गया 30/90 प्लस 12/90 विच इज 42/90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल में आ गया और फिर 7 3 जार 7 15 जार 15 3 जार 7/15। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर? बेटा एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Ben travels to work either by bus, bicycle और कार। प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स ऑन बस इज 0.5, बाईसाइकिल की 0.2। फ्री डायग्राम आपके पास बना हुआ है। कार की प्रोबेबिलिटी गायब है। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एन आर। बच्चों कार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.3। वेरी गुड। क्या क्या करा बेटा आपने? 1 से इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया 0.3। ये भी हो जाएगा 0.3, ये भी हो जाएगा 0.3। अब ये आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बस की प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना मंडे को, तो ट्यूसडे को भी 0.5 होगी। ये 0.2 ही रहेगा और ये 0.3 रहेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया कंप्लीट। 2 मार्क बेटा फ्री में मिल गए। पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बेन ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे को भी बस में जाए, ट्यूसडे को भी बस में जाए। मंडे को बस में जाएगा तो 0.5, ट्यूसडे को बस में जाएगा 0.5। तो अब आप कर लोगे 0.5 इंटू 0.5। बेटा मैंने क्या बताया था, पेपर 1 में अगर डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन आए तो आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लेना डेसिमल को इग्नोर करते हुए। 5 5 जार 25, 5 0 जार 0 प्लस 2। क्रॉस आ गया, 0 5 जार 0, 0 0 जार 0। और फिर लास्ट स्टेप क्या है बच्चों? लास्ट स्टेप है डेसिमल के राइट हैंड साइड पे काउंट करो कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, टोटल 2 हो गए। राइट से 2 पीछे आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। 0.25 आपका आंसर हो गया। पार्ट बी में पूछ रहा है बाय बस ऑन 1 डे एंड साइकिल ऑन अदर डे। बेटा आप देखो डे मेंशन नहीं हुआ, मेन चीज क्या है? डे मेंशन नहीं हुआ। मतलब अगर मंडे को बस में जा रहा है तो 0.5, और ट्यूसडे को साइकिल में जा रहा है, साइकिल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? साइकिल की 0.2 थी। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि मंडे को साइकिल पे जाए और ट्यूसडे को बस पे जाए। बेटा ये चीज मेन है, इसमें बच्चे जो है ना वो गलती कर देते हैं। बच्चे ऑर्डर नहीं देखते। देखो एग्जामिनर ने पार्ट ए में आपको स्पेसिफाई किया बता दिन मंडे और ट्यूसडे, लेकिन पार्ट बी में स्पेसिफाई नहीं करा। इसका मतलब आपको दोनों ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। तो एक की वर्किंग कर लो। 0.5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 2 5 जार 10, 2 0 जार 0 प्लस 1। क्रॉस आया। 2 नंबर है मेरा डेसिमल के आगे, तो 1 और 2 पीछे गए।
आंसर हो गया 0.10 प्लस 0.10 विच इज 0.20। 0.20 का आप लोग 0.2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों का यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? क्या आज की क्लास सबको क्लियर है? ठीक है। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। जो जो बच्चे क्लास में वो ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।